वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम टोंक ज़िले के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोंक ये नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। और इस ज़िले का शुभंकर है हंस, जिसे बार हेडेड गूस भी कहा जाता है। और टोंक ज़िले के उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसका उपनाम है नवाबों की नगरी, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर। और प्राचीन नाम क्या था टोंक का? तो इसका प्राचीन नाम था टोरी या टोकरा। और यह राजस्थान के मानचित्र में ये अपना स्थान यहाँ पर रखता है, जो कि मानचित्र में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। आगे है लावा। लावा कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। लावा में 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में विलय किया गया। और वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? निवाई टोंक में स्थित है। और वनस्थली में मयूर चित्रकला संस्था भी स्थित है। और निवाई में वनस्थली विद्यापीठ है, जिसका पुराना नाम शांतिबाई शिक्षा कुटीर था। और ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी यहाँ निवाई में स्थित है। और देव मंदिरों के लिए भी निवाई प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं डिग्गी की। तो डिग्गी यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर है। मुस्लिम समुदाय में कलम पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ डिग्गी में बहुत अच्छा मेला भरता है। और अविका नगर में क्या स्थित है? तो अविका नगर में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। और मालपुरा में टोरडी सागर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं रेड सभ्यता स्थल है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। और उनियारा ये एक गांव है, यहाँ पर उनियारा चित्रशैली प्रसिद्ध है। और टोंक ज़िले में तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में मतीरा तरबूज का भी सर्वाधिक उत्पादन टोंक में किया जाता है। नमदे और दरियों के लिए भी टोंक प्रसिद्ध है। और राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा की शुरुआत भी टोंक ज़िले से की गई थी। फिर बात करते हैं देवली। ये 1857 की क्रांति के समय एक प्रमुख केंद्र था। और इसकी स्थापना 1885 में मेजर थॉमस के द्वारा की गई। राजमहल यहाँ पर क्या है? बनास, डाई और खारी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। कहाँ पर? राजमहल में। और बीसलपुर में है गोकर्णेश्वर मंदिर और बीसलपुर डैम, जो कि बनास नदी पर स्थित है और राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। और टोंक ज़िला राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान भी टोंक ज़िले में स्थित है। और टोंक ज़िले की विधानसभा क्षेत्र हैं मालपुरा, निवाई, टोंक, देवली और उनियारा। और तहसीलों की बात की जाए तो तहसील है देवली, दूनी, मालपुरा, निवाई, पीपलू, टोडा रायसिंह, टोंक, उनियारा और नगर फोर्ट। टोंक ज़िले का सामान्य परिचय देखें तो प्राचीन अभिलेख के अनुसार सम्राट अकबर के शासनकाल में जयपुर रियासत के राजा मानसिंह ने टोरी और टोकरा परगना को अपने अधिकार में ले लिया था। और 1643 में राजा मानसिंह ने भोला नामक ब्राह्मण को टोकरा के 12 गांव भूमि के रूप में स्वीकृत किए थे, जिससे इन गांवों के समूह को मिलाकर टोंक का नामकरण किया गया। 25 मार्च 1948 में टोंक रियासत का राजस्थान संघ पूर्वी राजस्थान में विलय कर दिया गया। और टोंक को राजस्थान का लखनऊ, अदब का गुलशन, श्री रानी की नगरी, मीठे खरबूजों का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा और नवाबों की नगरी, भारत का प्राचीन टाटा नगर, रेंड टोंक आदि उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम आप नोट कर सकते हैं।
राजस्थान का लखनऊ, अदब का गुलशन, श्री रानी की नगरी, मीठे खरबूजों का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा, नवाबों की नगरी, भारत का प्राचीन टाटानगर, रेन टोंक आदि उपनाम से इसे जाना जाता है। फिर हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में देखें तो 1750 ईस्वी में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने टोंक और रामपुरा को मल्हार राव माधोराव होलकर को सौंप दिया और कुछ समय बाद से इन जिलों के स्वामित्व पर होलकर, सिंधिया और जयपुर राजघरानों में विवाद होने लगा और 1804 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा टोंक और मालपुरा दोनों जिलों को अधिकृत करके जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया। इसके बाद नवाब अमीर खां आए। 1817 ईस्वी में अमीर खां के नवाब बनने के बाद टोंक एक इस्लामी रियासत में तब्दील हो गया। लगातार यहाँ पर लूटमार होने लगी, कत्ल होने लगे। इनसे तंग आकर के अंग्रेज सरकार ने अमीर खां को टोंक का नवाब स्वीकार कर लिया और नवाब अमीर खां ने टोंक के पुराने किले लालगढ़ को अमीरगढ़ में तब्दील कर दिया। इसने नवाब अमीर खां ने। फिर आए 1834 में वजीउद्दौला, ये टोंक के नवाब बने। इनकी शिक्षा दिल्ली में हुई। इनके समय में शिक्षा में प्रगति हुई। एजुकेशन प्रोग्रेस किसके समय में हुई? तो टोंक के नवाब वजीउद्दौला के समय में हुई। इनके समय जामा मस्जिद का निर्माण हुआ और नजर बाग का भी विस्तार हुआ। वजीउद्दौला के बाद आए मोहम्मद अली। इनका शासनकाल 1865 से 1867 ईस्वी तक चला और ये मोहम्मद अली टोंक के नवाब बने। इन्हें सुलह समझौते के बहाने लावा के ठाकुरों को बुलाकर धोखे से कत्ल करवा दिया और अल्प समय में ही इनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम अली खां 1867 ईस्वी में अल्पायु में टोंक के नवाब बने। इनके शासनकाल को टोंक का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किनके शासनकाल को? इब्राहिम अली खां के शासनकाल को। फिर आए सआदत अली खां। 1930 में सआदत अली खां टोंक के नवाब बने। इनके समय में फ्रेजर पुल, सआदत अस्पताल, घंटाघर और पैवेलियन का निर्माण हुआ। किस किस का निर्माण हुआ? फ्रेजर पुल, सआदत अस्पताल, घंटाघर और पवेलियन का निर्माण हुआ। फिर आए फारूक अली खां। इनका कार्यकाल 31 मई 1947 से लेकर 7 जनवरी 1948 तक रहा। फारूक अली जी के बाद आए मोहम्मद इस्माइल अली खां। ये फरवरी 1948 में नवाब बने और राम बाबू सक्सेना टोंक के प्रशासक नियुक्त किए गए। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया फैक्ट के बारे में, तो इसकी भौगोलिक स्थिति राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के मध्य में है और वर्तमान में टोंक जिला प्राचीन टोंक रियासत का अलीगढ़, जयपुर राज्य की निवाई, मालपुरा और टोडा रायसिंह तहसील, उनियारा ठिकाना, अजमेर मेवाड़ के देवली और बूंदी के 27 गांवों को मिलाकर बनाया है। और इसके पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी ज़िले हैं अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और बूंदी। 5 ज़िले इसके पड़ोसी ज़िले हैं जो आप राजस्थान के मानचित्र की सहायता से भी याद रख सकते हैं। आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको राजस्थान का मैप याद है तो, वरना आपको ये रटना पड़ेगा और आपको याद नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो आप सबसे पहले राजस्थान का मैप याद कीजिए राजस्थान की जीके पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मालपुरा में क्या है? मालपुरा में श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है दादाबाड़ी में और टोरडी सागर। सभी मोरिया खोलने पर यहाँ एक बूंद पानी भी शेष नहीं बचता है। आकृति की बात की जाए तो टोंक जिले की आकृति पतंग या समचतुर्भुज के आकार की है। और नदी की बात की जाए तो टोंक में बनास, डाई, खारी, बांडी, मासी और सहोदरा आदि नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? बनास, डाई, खारी, बांडी, मासी और सहोदरा। और खेराड़ प्रवेश, टोंक से जहाजपुर और भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को खेराड़ प्रदेश कहते हैं। टोंक से जहाजपुर और भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को खेराड़ प्रदेश कहा जाता है।
मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास तथा बाणगंगा नदी के बीच में दोआब प्रदेश को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो यह मैंने पहले भी बताया आपको, राजमहल में स्थित है। कौन कौन सी नदी के संगम पर है? तो बनास, डाई और खारी नदी के संगम पर त्रिवेणी संगम स्थित है। जलाशय और झीलों की बात की जाए तो यहाँ पर टोरडी सागर बांध, डिब्रू सागर बांध, मासी बांध और उनियारा बांध स्थित है। और बीसलपुर बांध भी स्थित है जो कि बनास नदी पर स्थित है और राजस्थान का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? बीसलपुर बांध। और इस बांध को जयपुर जिले की जीवन रेखा भी कहते हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इससे अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, नागौर जिले को जल आपूर्ति होती है। और मृदा की बात की जाए तो टोंक जिले में एल्फी सोल्स, जलोढ़ और लाल पीली मृदा, पीली भूरी मृदा भी पाई जाती है। और फसल की बात की जाए तो टोंक में मूंग, उड़द, मसूर, राई, सरसों, तारामीरा, तिल, जीरा आदि की खेती की जाती है। और मिर्च मंडी कहाँ स्थित है? तो मिर्च मंडी भी टोंक में स्थित है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अमरूद जो कि देवड़ावास में स्थित है। कौन सा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अमरूद जो कि देवड़ावास में स्थित है। बीसलपुर टोंक कंजर्वेशन रिजर्व 2008 में बनाया गया और टोंक के रानीपुर में आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र भी स्थित है। यहाँ पर काला हिरण और चिंकारा वन्यजीव पाए जाते हैं। पशुपालन की बात की जाए तो यहाँ पर मालपुरा नस्ल की भेड़ पाई जाती है। केंद्रीय भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र जो कि अविका नगर टोंक में स्थित है। क्या क्या स्थित है? केंद्रीय भेड़ और बकरी प्रजनन केंद्र बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थित है। खनिजों की बात की जाए तो यहाँ मुख्यतः तांबा पाया जाता है जिसे फिरोजा, रक्तमणि और गार्नेट भी कहा जाता है। इस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है। टोंक जिले के राजमहल, कुशालपुर और जनकपुरा में इसका उत्पादन होता है। और यहाँ पर फेल्सपार, बेरेलियम, सोपस्टोन, ग्रेनाइट आदि भी पाए जाते हैं। और टोंक जिला नमदे और दरियों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर मुख्यतः चमड़ा, बेंत की कुर्सियाँ और बीड़ी उद्योग भी फेमस है। और टोंक के देवली में बायोमास संयंत्र भी स्थापित किया गया है। परिवहन की बात की जाए तो राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा की शुरुआत 1952 में टोंक जिले से की गई। और पर्यटन, टोंक जिला मेवात सर्किट के अंतर्गत आता है। रैंड टोंक सभ्यता, यह एक लौह युगीन सभ्यता है जिसका उत्खनन 1938 में KN पुरी द्वारा किया गया और यहाँ इंडो-एशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। लोहे के अत्यधिक औजार मिलने के कारण रैंड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। तो रैंड पूछा जाए, रैंड कहाँ स्थित है और क्या है? तो रैंड एक लौह युगीन सभ्यता है जो कि टोंक जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर लोहे के अत्यधिक औजार मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। और इसका उत्खनन 1938 में KN पुरी द्वारा किया गया। नगर सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा और मालवकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो टोंक में काकोड़ दुर्ग, पचेवर का किला, भूमगढ़, आसिरगढ़ दुर्ग स्थित है। क्या क्या है? काकोड़ दुर्ग, पचेवर का किला, भूमगढ़ और आसिरगढ़ दुर्ग स्थित है। और यहाँ पर मुबारक महल भी स्थित है। ये सुनहरी कोठी परिसर में स्थित है जिसमें बकरा ईद के उत्सव पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद ये कुर्बानी प्रतिबंधित बैन कर दी गई है। और यहाँ हाड़ी रानी की बावड़ी, सरड़ा रानी की बावड़ी, ख्वाजा की बावड़ी और भोपत की बावड़ी, 4 बावड़ियाँ स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी, सरड़ा की बावड़ी, ख्वाजा की बावड़ी और भोपत की बावड़ी स्थित है। और सुनहरी कोठी की बात की जाए तो इसका निर्माण 1824 में
नवाब अमीर खां के द्वारा करवाया गया था। नवाब अमीर खां के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और 1834 में नवाब वजीरुद्दौला खां के समय में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। नवाब इब्राहिम खान ने सोने का कार्य करवाया और जिसके कारण इन्हें वास्तविक निर्माता भी कहा जाता है। किसका? सुनहरी कोठी का। फिर बात करते हैं बुद्ध सागर सरोवर की। तो इसका निर्माण बूंदी के शासक बुद्ध सिंह जी द्वारा टोंक में करवाया गया था। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थलों की। टोंक में कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो यहाँ पर बीसल देव मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण का मेला, जलदेवी मंदिर, मांडव ऋषि की तपोस्थली, जामा मस्जिद आदि स्थित है। तो देखते हैं बीसल देव मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया। बीसलपुर का महत्व गोकर्णेश्वर मंदिर के कारण है, जो बीसल देव जी के मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। फिर है देवनारायण जी का मंदिर। देवनारायण जी का मंदिर मासी, बांडी और खोराक्सी नदी के संगम पर स्थित है। ये जो गुर्जर समाज का प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये मालपुरा में स्थित मंदिर है। इसका निर्माण राजा डिगवा के द्वारा करवाया गया, जहाँ श्रावण अमावस्या और भाद्रपद शुक्ल एकादशी वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ हिंदू भगवान विष्णु के रूप में और मुस्लिम कलम पीर के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ हिंदू भगवान विष्णु के रूप में और मुस्लिम कलम पीर के रूप में पूजा करते हैं। जल देवी मंदिर राजस्थान में टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बावड़ी गांव में जल देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर जल की देवी को समर्पित किया गया है। ये 250 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। स्थानीय लोगों के मत के अनुसार जल देवी की मूर्ति असल में पास के एक कुएं में मिली थी, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिन तक मेला लगता है। और टोंक में क्या स्थित है? और टोंक में मांडव ऋषि की तपोस्थली कहाँ स्थित है? टोंक में देवली पंचायत समिति के तालाब के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 15 दिवसीय पशु मेला लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का मिनी पुष्कर किसे कहा जाता है? तो मांडव ऋषि की तपोस्थली, जो कि टोंक के देवली पंचायत में स्थित है, उसे कहा जाता है। जामा मस्जिद, टोंक के पहले नवाब अमीर खां द्वारा इस जामा मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया तथा नवाब वजीरुद्दौला के समय इसका निर्माण पूर्ण कराया गया। जामा मस्जिद अमीर खां के द्वारा शुरू करवाया गया और पूरा किसके द्वारा करवाया? नवाब वजीरुद्दौला के समय में पूरा करवाया गया। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये भी टोंक जिले में स्थित है। स्थापना कब हुई? तो 4 दिसंबर 1978 को हुई और यहाँ पर औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान और शाहजहां द्वारा लिखाई गई पुस्तक कुरान कमाल भी रखी गई है। कौन कौन सी रखी गई है? औरंगजेब द्वारा लिखी आलमगीरी कुरान और शाहजहां द्वारा लिखवाई गई कुरान कमाल रखी गई है। फिर बात करते हैं अरेबियन एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट 2002 में स्थापित किया गया। रियासत के समय विद्वानों द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपि, धार्मिक पुस्तक, हिस्टोरिकल बुक्स, पेंटिंग्स आदि के नमूने यहाँ पे संकलित है। फिर बात करते हैं संत पीपा जी की। तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर में स्थित है और इनकी छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और इनकी गुफा कहाँ स्थित है? तो गुफा टोडा गांव टोंक में स्थित है। ये जरूर इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। संत पीपा जी का मंदिर तो समदड़ी बाड़मेर में और इनकी छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में और इनकी गुफा टोडा गांव टोंक में स्थित है।
फिर बात करते हैं वनस्थली विद्यापीठ की। तो वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में स्थित है। इस विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री द्वारा 1935 में की गई और इसका पुराना नाम शांतिबाई शिक्षा कुटीर था। और घंटाघर जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण टोंक के पूर्व नवाब मोहम्मद सादत अली खां के द्वारा करवाया गया। फिर बात करते हैं चार बेद शैली। चार बेद शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की प्रसिद्ध है और यह नवाब फैजुल्ला खां के काल में टोंक क्षेत्र में फेमस हुई और इसके प्रवर्तक थे अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां निहंग। इस लोक नाट्य में डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान से हुई थी, जहाँ प्रारंभ में प्रस्तुतिकरण पश्तो भाषा में किया जाता है और कालांतर में करीम खां और अब्दुल करीम खां निहंग द्वारा स्थानीय भाषा में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद टोंक में उनियारा चित्र की शैली भी प्रसिद्ध है और टोंक का दड़ा उत्सव भी प्रसिद्ध है, जिसमें कपड़े की बॉल बनाकर एक खेल खेला जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? आहवा गांव टोंक में स्थित है। और मयूर चित्रकला संस्था ये कहाँ स्थित है? ये वनस्थली टोंक में स्थित है। हाथी भाटा ये भी टोंक में स्थित है, गुमानपुरा गांव में। रामनाथ सिलावट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हाथी भाटा का हाड़ी रानी कुंड ये टोंक में स्थित है। इस कुंड के पश्चिम में 2 मंजिला गलियारे हैं, जिनमें से प्रत्येक में मेहराबदार द्वार है। निचली मंजिल में ब्रह्मा, गणेश और महिषासुर मर्दिनी के चित्र हैं। और हाड़ी रानी की बावड़ी ये टोडा राय सिंह ने बनवाई और वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलवाने के लिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेजा था। और पहेली फिल्म की शूटिंग भी हाड़ी रानी की बावड़ी में की गई थी। और भूमगढ़ का किला ये भी भोला ब्राह्मण द्वारा निर्मित किया गया और इसका पुनर्निर्माण अमीर खां पिंडारी ने करवाया। इसके बाद कुछ विविध फैक्ट देखते हैं, जो कि है संत धन्ना जाट। संत धन्ना जाट राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय इनको ही जाता है। इनका जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी और बाद में ये काशी जाकर आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद जी के प्रभाव से प्रभावित होकर ये निर्गुण उपासक बन गए और इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना और औपचारिकता और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इसके बाद है 1-2 व्यक्तित्व और हैं। कर्पूर चंद्र कुलिश इनका जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल में इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। और दामोदर दास व्यास इन्हें क्या कहा जाता है? दामोदर दास व्यास इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि संत धन्ना जाट कौन थे। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके नाम स्मरण को ही महत्वपूर्ण माना, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कर्पूर चंद कुलिश ये है राजस्थान पत्रिका के
शुरुआत करने वाले और इन्होंने मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। और दामोदर दास व्यास, इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और देवली जो कि टोंक में स्थित है, 1857 की क्रांति में एक छावनी थी। 6 छावनियों में से एक छावनी देवली भी थी जो कि टोंक में स्थित है। तो आज हमने टोंक जिले के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा की जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सबको ध्यान रखें, वीडियो को बार बार रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें ताकि आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।